हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिथ्रोपोइसिस का फोर्थ पार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर होता है स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दूसरा होता है मैच्योरेशन फैक्टर और तीसरा फैक्टर होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर नेसेसरी होते हैं वो थर्ड फैक्टर होते हैं हमारे। तो हम लोग देखेंगे ये तीन फैक्टर, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर एंड फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इनको अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टिमुलेटिंग फैक्टर डिटेल में। तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। स्टिमुलेटिंग फैक्टर में आते हैं हाइपोक्सिया, एरिथ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, रोल ऑफ सेक्स हार्मोन, हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर एंड विटामिन। ये हमारे 6 फैक्टर होते हैं। हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू में ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो होती है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। एरिथ्रोपोइटिन ये एक हार्मोन होता है जो कि किडनी से सिक्रीट होता है। एंड थायरॉक्सिन ये भी हमारा एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। हाइपोक्सिया और एरिथ्रोपोइटिन को हम लोग पहले इसके प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होता है। थायरॉक्सिन जो होता है वो जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन जो होता है वो कई लेवल पे एरिथ्रोपोइसिस को एक्सेलरेट करता है कैसे, और ये हाइपरथायरॉयडिज्म और पॉलीसाइथीमिया कॉज करता है। पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रोल ऑफ सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पर मेल फीमेल में कुछ हार्मोन्स का डिफरेंस होता है जिनका रोल हम देखेंगे सेक्स हार्मोन के रूप में। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसमें माइल्ड एरिथ्रोपोइटिक एक्शन शो करने की प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसा ईस्ट्रोजन में नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन मेल में प्रेजेंट होता है और ईस्ट्रोजन फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। बट एनिमल में जो ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है वो जो होता है वो एरिथ्रोपोइटिक प्रोसेस को सप्रेस करने की पावर रखता है, बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो है हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। ये जो होता है इसे हम लोग ग्रोथ इंड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंटरल्यूकिन्स एंड स्टेम सेल फैक्टर आते हैं जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाती है। हमारा 6 और लास्ट स्टिमुलेटिंग फैक्टर है विटामिन। कुछ विटामिन जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं और स्टिमुलेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो उनमें आते हैं विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन D। तो ये हमारा 6 एंड लास्ट फैक्टर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि 3 होते हैं। विटामिन B12 जिसे हम लोग साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं। इससे हम लोग कहते हैं कैस्टल एक्सट्रेंसिक फैक्टर या एक्सट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल के नाम से भी जानते हैं इसे। दूसरा हमारा है इंट्रेंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल या कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है वो एक्सट्रेंसिक फैक्टर के एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की पेराइटल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है और इसी की वजह से हमारे बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैस्टल एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इंट्रेंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी होगी तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो परनीशियस एनीमिया वो कॉज करेगा। फॉलिक एसिड जो होता है हमारा थर्ड फैक्टर है मैच्योरेशन फैक्टर में, और फॉलिक एसिड जो होता है वो इसेंशियल होता है डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो डीएनए सिंथेसिस जो होती है हमारी प्रो एरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में होती है। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर फॉलिक एसिड एब्सेंट होता है तो उसकी वजह से अगर एनीमिया कॉज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक याद रखिएगा, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे फैक्टर जो कि नेसेसरी होते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारा लास्ट है जो हमने 3 फैक्टर पढ़े थे, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैच्योरेशन फैक्टर और फैक्टर नेसेसरी फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 5 फैक्टर हैं। एक है प्रोटीन और अमीनो एसिड, दूसरा है आयरन, तीसरा है हमारा कॉपर और हमारा कोबाल्ट एंड निकल,
एंड विटामिन्स, कोबाल्ट एंड निकल एंड विटामिन्स, ये हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ लास्ट फैक्टर है। तो जो सबसे पहला हमारा प्रोटीन और अमीनो एसिड है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए। कैसे? अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन जो होती है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरीके से प्रोटीन और अमीनो एसिड जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो आयरन है। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, तो इसलिए हमारा आयरन नेसेसरी हो गया हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। और जो हमारा तीसरा फैक्टर है वो कॉपर है, जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में। तो ये दोनों, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। आयरन हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हमारी बॉडी में कॉपर के थ्रू हो रहा है, तो कॉपर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कोबाल्ट और निकल जो होते हैं वो एसेंशियल मेटल्स होते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन के लिए एट द टाइम ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। और विटामिन जो होते हैं ये भी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और इन कौन कौन से विटामिन जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, तो होते हैं विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड विटामिन C। ये सारे विटामिन जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।